Hello everyone, I am Dr. Gitanjali Bahal, सीनियर फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट एट मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव। तो आज हम एक केस के बारे में बात कर रहे हैं जो कि मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी का केस है, जो कि हमारे पास में दोहा से रेफर हुआ था क्योंकि उसमें ट्विन प्रेगनेंसी की वजह से ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम की प्रॉब्लम डायग्नोज हुई थी और ये फैसिलिटी, इसके ट्रीटमेंट की फैसिलिटी वहाँ के सेंटर में अवेलेबल ना होने के कारण वो एक एडवांस फीटल मेडिसिन सेंटर के लिए रेफर हुआ था। तो उन्होंने हमारे यहाँ मेदांता में इस ट्रीटमेंट के लिए हमसे कांटेक्ट किया। तो सबसे पहले जो मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी, ट्विन प्रेगनेंसी है, वो क्या होती है इसके बारे में बताते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी दो तरीके की हो सकती है। एक तो आइडेंटिकल ट्विन, जिनको हम मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं। वो बेसिकली एक ही फर्टिलाइज्ड एग के स्प्लिट होने के कारण जब दो बेबीज आ जाते हैं मदर के वूम्ब में, तो उसको हम आइडेंटिकल ट्विन या मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी कहते हैं। जबकि डाइकोरियोनिक प्रेगनेंसी, जो दो अलग अलग एग के फर्टिलाइज्ड होने की वजह से प्रेगनेंसी होती है, वो डाइकोरियोनिक प्रेगनेंसी कहती है। तो नॉर्मली जब मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी, वो डाइकोरियोनिक प्रेगनेंसी से थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है क्योंकि वो एक ही फर्टिलाइज्ड एग से बन रहे हैं, उनका सर्कुलेशन जुड़ा होता है कुछ एनास्टोमोसिस की वजह से। अब ये जो एनास्टोमोसिस है, इनके आपस में कम्युनिकेशन की वजह से जो सर्कुलेशन होता है दोनों ट्विंस के बीच में, कभी वो नॉर्मल बैलेंस्ड रहता है और कभी कभी वो सर्कुलेशन जो है, जब वो एबनॉर्मल हो जाता है, अनबैलेंस्ड हो जाता है, तो उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो जाती हैं। और ये कॉम्प्लिकेशंस में से एक कॉम्प्लिकेशन है ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, जो कि एक बच्चे में ज़्यादा ब्लड जाने की वजह से, नॉर्मली जब एनास्टोमोसिस होता है तो दोनों ट्विंस के बीच में आपस में ब्लड का आदान प्रदान होता है। तो अगर ये बैलेंस्ड होगा तो दोनों बच्चे बराबर ग्रो करेंगे और वो जो फ्लूइड के सैक में रहते हैं उसमें फ्लूइड नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर ये सर्कुलेशन, जो एनास्टोमोसिस जिसमें कि एक्सचेंज हो रहा है, वो एबनॉर्मल होगा तो एक बच्चे को ज़्यादा ब्लड जाएगा और दूसरा बच्चा जो है उसके पास में वो ज़्यादा ब्लड भेज रहा है लेकिन उतना ही ब्लड उसके पास में वापस नहीं आ रहा होता, तो उसके पास में उसका जो है ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसकी वजह से जिस बच्चे को ब्लड वॉल्यूम कम मिल रहा है उसकी ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट होती है और उसका जो लाइकर है, उस जिस सैक में वो रह रहा होता है, वो काफ़ी कम हो जाता है। जबकि दूसरा बच्चा दूसरी साइड पे, जिसमें कि ज़्यादा ब्लड जा रहा हो, वो बच्चा एक तो उसका साइज़ बढ़ने लगता है और वो जिस सैक में रहता है उस अंदर बहुत सारा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। और दूसरा, क्योंकि वो ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम को फेस कर रहा है, तो उसके हार्ट को बहुत ज़्यादा उस ब्लड को पंप करने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उसके हार्ट में भी कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाती है। तो ये जो कंडीशन है ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, अगर ये अनट्रीटेड रहती है तो ऐसी कंडीशन में एक या दोनों बच्चों का लॉस करीबन 90 to 100% केसेस में हो सकता है। और अगर कोई बच्चा उसमें बच भी जाए एक बच्चे के डिमाइस के बाद में, तो उसमें न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोनों का सर्कुलेशन अलग अलग कर दें जिससे कि आपस में जो ब्लड का एक्सचेंज है वो रुक जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम दोनों बच्चों को बचा सकते हैं। और इसके लिए जो प्रोसीजर होता है उसको कहते हैं फीटोस्कोपिक लेज़र फोटोकोएगुलेशन। सो बेसिकली जो कनेक्शन है उसको हम इससे लेज़र के जरिए, जो वेसल्स जो जा रही हैं एक से दूसरी तरफ, उसको हम कोएगुलेट कर देते हैं। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पेशल टाइप का जिसको हम फीटोस्कोप कहते हैं, जिसको मदर के वुम से, यूट्रस के थ्रू हम बच्चे के सैक में पहुंचाते हैं जिसमें कि ज़्यादा पानी भरा हुआ है, और उसके थ्रू हम इन दोनों बच्चों के बीच का जो इक्वेटर है, वेस्कुलर इक्वेटर है, जिसमें कि एनास्टोमोसिस दिखते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उन एनास्टोमोसिस को हम लेज़र फाइबर्स के जरिए जो है कोएगुलेट कर देते हैं। और फिर जब हम एक बार उनको कोएगुलेट, आइडेंटिफिकेशन एंड देन कोएगुलेशन, और कोएगुलेट करने के बाद में जब हम इन सारे जो हमने एनास्टोमोसिस को कोएगुलेट किया है उनको हम एक लाइन के ज़रिए जो है वो जोड़ देते हैं, जिससे कि आगे इसमें कोई संभावना नहीं रहे कि इनके बीच में आपस में कोई एक्सचेंज रहे। ये जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है जो कि बहुत इंडिया में बहुत ही कम सेंटर्स में अवेलेबल है, और हमारे यहाँ गुड़गांव में, ये हमारा मेदांता हॉस्पिटल में पहला ऑपरेशन है जो कि गुड़गांव में मेदांता में हुआ है, और इसका बहुत ही सक्सेसफुल आउटकम हमारे को मिला है। 2 बेबीज़ जो कि बिल्कुल 34 वीक्स तक वो प्रेगनेंसी एडवांस हुई, और लकीली उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन, जो कि फीटोस्कोपिक लेज़र कोएगुलेशन की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि एक या दोनों बच्चे, कभी कभी इसमें जब आफ्टर एनास्टोमोजिंग वेसल्स को कोएगुलेट करने के बाद में, कभी कभी जब वो एडाप्टेशन के फेज़ में होते हैं तो कई बार कोई बच्चा जो है इसमें डिवाइस भी हो सकता है। कभी कभी जो, क्योंकि हम प्रोसीजर कर रहे हैं उसकी वजह से उसको जब हम
सर्कुलेशन को स्टॉप भी करते हैं तो थोड़ा बहुत सर्कुलेशन उसमें रह सकता है, जिसकी वजह से ये परसिस्ट कर सकता है ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। कई बार वो उतना एनास्टोमोसिस वेसल्स जो है उतनी बड़ी तो नहीं रहती, लेकिन वो छोटी हो जाती हैं, जिससे थोड़ा सा आरबीसीज जो है एक से दूसरे में जा सकती हैं। तो ऐसे में एक और कॉम्प्लिकेशन जैसे ट्विन एनीमिया पॉलीसाइथीमिया हो सकता है। तो ऐसी कोई भी कॉम्प्लिकेशन उसमें नहीं हुई उन दोनों बच्चों में। और फिर जब हमने उनको फॉलोअप में रखा तो धीरे धीरे आफ्टर द प्रोसीजर मदर वाज वेरी कंफर्टेबल इन दिस प्रोसीजर। और ये प्रोसीजर में हमको मदर को पूरा बेहोश करने की ज़रूरत नहीं रहती है। मदर को हम लोकल एनेस्थीसिया में भी ये प्रोसीजर कर लेते हैं। और उसके बाद में जब प्रोसीजर के बाद में मदर को मॉनिटर करते हैं कि कोई इसमें प्रीटर्म लेबर के फीचर्स तो नहीं आ रहे हैं, दोनों बच्चों का डॉपलर कैसा है, उनके अराउंड जो जिस सैक में वो रहते हैं उस पर लाइकर कैसा है, और ये सब चीज़ें हम उसमें मॉनिटर करते हैं। और शुरू में 2-3 दिन तक इसमें बहुत ही गहनता से हम इनको मॉनिटर करते हैं। और ये फेज़ 3 दिन की फेज़ निकलने के बाद में हर वीकली हम उनको आगे उनका डॉपलर लाइकर वगैरह देखते हैं। तो हमारे केस में जैसे जैसे फर्स्ट डे के बाद में धीरे धीरे जो डोनर था जिससे कि ब्लड रेसिपिएंट में जा रहा था, उसके चारों ओर सैक में धीरे धीरे फ्लूइड आना शुरू हो गया। जो ब्लैडर विजिबल नहीं हो रहा था वो धीरे धीरे विजिबल होने लग गया, और उसके डॉपलर भी जो है वो धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ जाने लगे। और जब हमने पेशेंट को डिस्चार्ज किया आफ्टर 3 डेज, बोथ द बेबीज़ वर फाइन। एंड जो डॉपलर थे और जो लाइकर वॉल्यूम था वो काफ़ी रीएश्योरिंग था। पेशेंट को हमने फिर भी आगे पेन, कॉन्ट्रैक्शंस और इन सब चीज़ों के लिए और बच्चे की मूवमेंट के लिए हमने उनको एडवाइस किया। और 1 वीक बाद में उनको अपने वहाँ पे फॉलोअप लेने के लिए, क्योंकि पेशेंट जो है फिर यहाँ से इंडिया से वापस अपने दोहा में वापस गया था, तो वहाँ पे भी उसका वीकली फॉलोअप 2 वीक के लिए। फिर उसके बाद में हमने उनको आफ्टर 4 वीक न्यूरोसोनोग्राम के लिए एडवाइस किया। तो फॉलोअप में बेबीज़ वर ग्रोइंग फाइन and everything was fine. Luckily mother was also not get any contractions or any preterm pain symptoms. At 34 weeks suddenly she start leaking, और उस टाइम पे उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। ऑब्जर्वेशन के बाद में दोनों बेबीज़ का वेट, एक बेबी का वेट 2.2 और दूसरे बेबी का 2 kg वेट था। एंड दे वर ग्रोइंग ऑलमोस्ट ऑन सिमिलर पेस। एंड उसके 2-3 दिन बाद, लीकिंग के 2 दिन बाद में, एंड शी डिलीवर्ड 2 हेल्दी बेबीज़। और उनका जो निकू स्टे छोटे वाले बेबी का, एक बेबी इमीडिएटली उनको जो है ट्रांसफ़र कर दिया था मदर साइड पे, एंड दूसरा बेबी जो है वो शॉर्ट निकू स्टे के बाद में पेरेंट्स को दे दिया गया। तो इस तरह से ये प्रोसीजर की वजह से दे हैव गॉट वेरी गुड आउटकम, जो कि अगर हम ये प्रोसीजर नहीं करते तो उस कंडीशन में दे विल लूज बोथ द बेबीज़। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, और हम बहुत ही खुशी से आपको बताते हैं कि हमारे यहाँ पे मेदांता में ये एडवांस प्रोसीजर की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है। एंड थैंक यू।